हेलो मेरे प्यारे भाई बहन, तो कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों का पढ़ाई क्लास 10th का बहुत अच्छा से एकदम बेहतरीन से चलता होगा। देखो भाई, जब क्लास 10th में जाता है तो इससे पहले क्या सोचते रहते हैं हम लोग, जो क्लास 10th में जाएंगे तो गर्दा से पढ़ेंगे, लेकिन फिर हम क्लास 10th में जाते हैं तो फिर वही हाल कर देते हैं जो 10 दिन अच्छा से पढ़ते हैं और फिर एनर्जी ख़त्म हो जाता है। तो आप लोगों पे एनर्जी नहीं ख़त्म करना है, हम आपके साथ हो। मैं क्लास 10th का 2026 तक जब तक एग्ज़ाम होगा तब तक आप लोगों के लिए VBI ऑब्जेक्टिव से लेकर जितना भी थ्योरी होगा सब आपको हम अपना सिलेबस का, हम अपना चैप्टर का आप लोगों को कवर करवाते जाएंगे और पूरा वीडियो हम डालते जाएंगे। आप लोगों को टेंशन लेने का कोई बात नहीं है। अगर आप लोगों को कोई भी प्रकार का टेंशन होता है तो आप लोगों को हम मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ पे जाने के बाद आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, मैं आपका सारा प्रॉब्लम दूर कर दूंगा। आप देखो ध्यान से मेरे प्यारे भाई बहन, मेरा कहने का मतलब ये हुआ जो क्लास 10th में चैप्टर 1 का आज तक जितना भी ऑब्जेक्टिव पूछा गया है उसको भी हम छांटने का प्रयास किए हैं और जो भी ऑब्जेक्टिव हमारे किताबों में दिया गया है उसको भी हम छांटने का प्रयास किया है। अगर क्लास 10th का चैप्टर 1 हम जीव विज्ञान चैप्टर पढ़ाता हूं तो जीव विज्ञान का चैप्टर 1 जिसका नाम है जैव प्रक्रम एवं पोषण, इसमें से जितना भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम कराएंगे बस इतना ही पढ़ना है। ये बहुत ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा है। अगर इतना आप लोग समझ लेते हो तो आप लोगों को ऑब्जेक्टिव जैव प्रक्रम एवं पोषण चैप्टर 1 क्लास 10th का जीव विज्ञान का है उसमें से नहीं छूटेगा। तो इसका हम क्या करता हूँ, जो आप लोगों से हम फुल्ली गारंटी लेता हूँ, समझ में आ गया ना। और आप लोगों को हम बोल देता हूं जो यहाँ से नहीं छूटेगा, लेकिन यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव कराएंगे तो आप लोगों को थोड़ा पेशेंस बना के देखना है। आप लोग क्या करते हो, वीडियो को थोड़ा देखते हो और वीडियो पर से चले जाते हो, तो ऐसा नहीं करना है। क्योंकि अगर सीखने के लिए आए हो और ऑब्जेक्टिव सब बनना चाहिए एग्जाम हॉल में तो आपको वीडियो को पूरा देखना है और इसके बाद बताना जो आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा कि नहीं लगा। और एग्जाम हॉल में भी इसी से ऑब्जेक्टिव बनता है। और इससे पहले आप लोगों को जो भी प्रीवियस ईयर एग्जाम हो गया उसका पेपर भी उठा कर देख लोगे, जैव प्रक्रम एवं पोषण से जो भी ऑब्जेक्टिव पूछा होगा इसमें से आप लोगों को मिल जाएगा और आप लोगों को बनेगा। और यहाँ पे जो हम ये PPT तैयार किए हैं तो इससे हम पढ़ाएंगे, लेकिन जहाँ पे हमें बताने का बात होगा तो हम वहाँ पे पेन के मदद से वहाँ पे हम क्या करेंगे, समझाने का प्रयास करेंगे। जहाँ समझाना होगा वहाँ पर हम समझाने का प्रयास करेंगे और अच्छा से समझाएंगे। और आप लोगों को एग्जाम का तैयारी अच्छा से करना है और अभी से तैयार हो जाना है। ये नहीं जो समय बीत गया कल पढ़ेंगे कल पढ़ेंगे कल पढ़ेंगे और कल कभी होता नहीं है। इस बात को क्या रखना है, याद रखना है। क्योंकि आप लोग जानते हो कबीरदास जी का पंक्ति क्या है, जो कल करो सो आज कर, अरे आज करो सो अब करो सो पल भर में। ये वाला पंक्ति आप लोग जानते हो। कहने का मतलब ये हुआ जो कल का काम को अभी कर लेना चाहिए, अभी का काम को अब करना चाहिए, तुरंत करना चाहिए। ये बात को क्या रखना है, याद रखना है। अगर भाई जो भी अच्छा बच्चा होता है वो पहले ही टैलेंट होता है और पहले से ही तैयारी करता जाता है, इसीलिए उसको सीढ़ी आसान हो जाता है, सीढ़ी चढ़ना और छत तक पहुंचना आसान हो जाता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, कल कर लेंगे कल कर लेंगे, आलस में छोड़ देते हैं, यही दिक्कत है। और इस वीडियो को स्किप मत करना, पूरा देखना, समझ में आए तो लाइक करना और वीडियो को सब्सक्राइब भी करना और कमेंट भी करना सुंदर सा। और नहीं समझ में आए तो आप छुछुंदर कमेंट भी कर सकते हो, इसके लिए कोई हमें दुख नहीं होगा। तो चलो हम क्या करते हैं, चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, बस हम चैप्टर पर चलते हैं और जहाँ पे थ्योरी बताने का बात आएगा वहाँ पे थ्योरी बताते चलेंगे। तो चलो हम चैप्टर 1 स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का, जिसमें पूरा मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव से लेकर किताबों से पढ़ के और सारा ऑब्जेक्टिव कवर करवा देंगे चैप्टर 1 जैव प्रक्रम एवं पोषण का। बस इतना समझ लिए तो इसमें से जो ऑब्जेक्टिव आएगा क्लास 10th में वे आप लोगों को मैं 100% गारंटी देता हूं जो बन ही जाएगा। चलो तो अब हम लोग देखते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, बस चलते हैं चैप्टर पे। तो देखो सबसे पहला हम ऑब्जेक्टिव लेके आए हैं कहाँ का, तो हम बात करें तो क्लास 10th का, क्लास 10th का जो चैप्टर 1 है
चैप्टर 1 है मेरे प्यारे भाई बहन, क्लास 10th का जो चैप्टर 1 है जिसका नाम है जैव प्रक्रम एवं पोषण। जैव प्रक्रम एवं क्या पोषण, ये बात को आप लोगों को याद रखना है। और आप लोग इसका थ्योरी आप लोग जानते हो, जो जैव प्रक्रम किसे कहा जाता है, तो वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है जैव प्रक्रम कहलाता है। आप बोलोगे जो अनुरक्षण का मतलब क्या होता है, तो अनुरक्षण का होता है, जो अनुरक्षण का मतलब होता है हमारे शरीर में अनेकों प्रकार का क्रियाएं चलता रहता है। जब हम सोता भी रहता हूं फिर भी हमारे शरीर में अनेकों प्रकार का क्रिया चलता रहता है। तो क्रिया जो चलता रहता है अनेकों प्रकार का, तो उसके लिए हमारे शरीर को अनेकों प्रकार का चीज़ों का ज़रूरत होता है। जैसे हमारे शरीर के अंदर में टूट गया कोई भी चीज़, हमारे शरीर के अंदर में कोशिका नष्ट हो गया, तो उसको क्या करना है, पूर्ति करने के लिए जो हमारे शरीर में मेंटेनेंस का काम कौन करता है, तो जैव प्रक्रम प्रक्रिया द्वारा होता है। मेंटेनेंस करने का काम कौन करता है, तो जैव प्रक्रम करता है। तो अनुरक्षण का मतलब ही होता है हमारे शरीर के अंदर में टूटी फूटी चीजों को मरम्मत करने का काम कौन करता है, तो जैव प्रक्रम करता है। आप पोषण जानते हो, वह विधि जिसके द्वारा जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग करता है, क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। आप लोग जानते हो जो क्या पोषण का परिभाषा क्या होता है, तो आप लोग जानते हो जो वह विधि जिसके द्वारा जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग करता है, क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। अब पोषक तत्व क्या होता है, तो पोषक तत्व मुख्य रूप से 5 होता है। पोषक तत्व मुख्य रूप से कितने होते हैं, तो आप लोग बोलोगे 5 होता है। बोलोगे सर कौन कौन सा पोषक तत्व होता है, थोड़ा बता दीजिए। तो पहला का नाम क्या होता है, तो कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। दूसरा का नाम क्या होता है, तो हम लोग बोलेंगे वसा होता है। तीसरा का नाम क्या होता है, तो तीसरा का नाम होता है मेरे प्यारे भाई बहन, तीसरा का नाम होता है प्रोटीन, प्रोटीन होता है। और चौथा का नाम क्या होता है, तो चौथा का नाम होता है जो खनिज लवण, खनिज लवण। और पांचवा का नाम क्या होता है, तो पांचवा का नाम होता है विटामिन। क्या होता है, विटामिन। तो ये सब हमारे शरीर का क्या हो गया, मुख्य पोषक तत्व हो गया। अगर इसका कमी हो जाएगा तो हमारे शरीर में अनेकों प्रकार का क्रियाएं क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, जिससे हमारे शरीर का वृद्धि अच्छा से नहीं हो पाएगा। और ये चीज नहीं रहेगा तो हम लोगों का जो पोषण का क्रिया तो होगा, लेकिन पोषण में ये पोषक तत्व नहीं रहेगा तो हमारे शरीर में अनेकों प्रकार का वृद्धियां भी रुक जाएगा और हमारा शरीर सुंदर दिखता भी नहीं रहेगा। और इसका बाद झुर्रियाँ आ जाएगा, इसके बाद अनेकों प्रकार का बीमारियां भी इसी से आ जाता है। आप लोग जानते हो कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा चावल खाने से प्राप्त होता है। और वसा कहाँ से, जितना भी ऑयली फूड होता है, जितना भी तेल वाले चीज़ खाते हो, घी खाते हो, तेलीय पदार्थ खाते हो, ये सब जैसे समोसा जाते हो तेल में डूबा हुआ खा जाते हो, लिट्टी खा जाते हो, ये सब जो खाते हो उस सब से वसा ज़्यादा मात्रा में हमारे शरीर को मिलता है। अब प्रोटीन, प्रोटीन कहाँ से प्राप्त होता है, तो जितना भी दाल खाते हो, अरहर दाल हो गया, मसूरी दाल हो गया, जितना भी दाल हो गया, सबसे हमें प्रोटीन प्राप्त होता है। इसके बाद खनिज लवण, जितना भी मसाला होता है उसमें जैसे लौंग हो गया, इलायची हो गया, अनेकों प्रकार का मसाला होता है, उसमें अधिक मात्रा में खनिज लवण पाया जाता है। उसके बाद विटामिन, तो विटामिन क्या होता है, हमारे शरीर के लिए बहुत कम मात्रा में विटामिन का जरूरत होता है। जो हम क्या करते हैं, जो विटामिन अनेकों प्रकार का फल खाने से हमें क्या होता है, विटामिन प्राप्त होता है। अनेकों प्रकार का हरा भरा सब्जी खाने से भी क्या होता है, विटामिन प्राप्त होता है। तो यही हम लिखे, पोषण का जो परिभाषा कोई बोलेगा तो आप लोग जानते हैं पोषण किसे कहेंगे, तो वह विधि जिसके द्वारा जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर। तो पोषक तत्व क्या है, यही कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण और विटामिन, इस सभी चीज को ग्रहण कर और उसका क्या करता है, उपयोग करता है, क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सब बात याद होगा। यहाँ पे हम ऑब्जेक्टिव कराते हैं तो कितना हम डिफिनेशन लिखे, तो आप लोग भी परेशान हो जाओगे। चलो देखो ध्यान से, तो आप लोग समझ गए जैव प्रक्रम क्या होता है, वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का मेंटेनेंस होता है, क्या कहलाता है, जैव प्रक्रम कहलाता है। इसके बाद पोषण क्या होता है, वह विधि जिसके द्वारा जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर क्या करता है, उसका उपयोग करता है, क्या कहलाता है,
पोषण कहलाता है। चलो मेरे प्यारे भाई, तो इतना बात आप लोग समझ गए होंगे। तो चैप्टर 1 है जीव विज्ञान का, जे प्रक्रम नाम है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सो देखो पहला ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है यहाँ पे, वैसे पौधे जो पोषण के लिए सरीगली चीजों पर आश्रित रहते हैं वे क्या कहलाते हैं। तो देखो हम बता दिए हैं, जो पोषण जो होता है हम बता दिए हैं आप लोगों को। जब तरंग ऑनलाइन स्टडी के आप लोग संस्था पर पढ़ते हैं तो वहां पे ये सब बात बता दिया गया है, लेकिन देखो हम थोड़ा इस पर समझाने का प्रयास करते हैं। तो देखना, देखो ध्यान से, ये जो होता है पोषण, पोषण तो आप लोग समझ गए, वह विधि जिसके द्वारा जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग करता है पोषण कहलाता है। पोषण अब कितने प्रकार के होते हैं, तो पोषण मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। एक होता है स्वपोषण, स्वपोषण, और एक होता है परपोषण। एक होता है स्वपोषण और एक होता है परपोषण। देखो यहाँ पे स्व का मतलब समझेंगे स्वयं, जो स्वयं पोषण तैयार करे, जो स्वयं पोषण तैयार कर लेता है उसे स्वपोषी कहा जाता है। जैसे में जितना भी हरे पौधे हैं, हरे पौधे जितना भी हैं वे क्या करता है, जो अपना खुद क्या कर लेता है, जो पोषण मतलब कि भोजन तैयार कर लेता है। समझ में आ गया ना। और ये देखो परपोषण, पर मतलब क्या, पराया, जो पराया पर आश्रित होता है उसे क्या कहेंगे, परपोषण कहेंगे। तो पूछेगा पोषण कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। पराया पर कौन आश्रित रहता है, ये बात बताओ। तो पराया पर हम लोग आश्रित रहते हैं, मनुष्य क्या रहता है, पराया पर आश्रित रहता है। जानवर क्या रहता है, पराया पर आश्रित रहता है, ETC कह सकते हैं। अब देखो ध्यान से, तो बोलेगा पोषण कितने प्रकार के होते हैं, तो हम लोगों को याद रखना पोषण कितने प्रकार के होते हैं। तो मुख्य रूप से पोषण 2 प्रकार का होता है, स्वपोषण और परपोषण। जो स्वयं भोजन संश्लेषित करता है, स्वयं बना लेता है भोजन, उसे स्वपोषण कहेंगे। और जो पराया पर आश्रित रहता है, दूसरे पर निर्भर करता है, उसे क्या कहेंगे, परपोषण कहेंगे। जैसे में क्या हो जाएगा, मनुष्य, जानवर, और इसमें क्या हो जाएगा, सभी हरे पौधे, ये सब क्या होता है, जो अपना स्वयं भोजन तैयार कर लेता है। तो देखो ध्यान से, और यही जो स्वपोषण होता है ये हो गया। अब परपोषण जो होता है, ये परपोषण में भी इसका भी 3 भाग होता है। कितने भाग होता है, तो यहां पे लिख देते हैं, इसका क्या होता है, 3 भाग होता है। तो पहला क्या हो जाता है, तो पहला हो जाता है इसका परजीवी पोषण। क्या हो जाता है, तो कहे तो परजीवी हो जाता है, परजीवी पोषण पहला हो जाता है। दूसरा भाग इसी का हो जाता है मृतजीवी पोषण। क्या हो जाता है, मृतजीवी पोषण, मृतजीवी पोषण हो जाता है। और तीसरा जो हो जाता है वे हो जाता है प्राणी संपोषण। क्या हो जाता है, प्राणी संपोषण। ये 3 प्रकार का होता है। आप देखो ध्यान से, तो यहाँ पे क्या बोले, पोषण कितने प्रकार का होता है, तो 2 प्रकार का। ये बात याद रखोगे, एग्जाम में बार बार पूछता है। तो एक हो जाएगा स्वपोषण, एक हो जाएगा परपोषण। आप बोलेगा जो स्वपोषण जो होता है, कौन सा, स्वपोषण, तो स्वपोषण वैसे ही हो जाता है। और परपोषण कितने प्रकार का होता है, तो परपोषण होता है 3 प्रकार का। ये बात आप लोगों को दिमाग में बैठा लेना है। देखो पहला होता है परजीवी पोषण, दूसरा क्या होता है, मृतजीवी पोषण, तीसरा क्या होता है, प्राणी संपोषण होता है। अब देखो ये जो परजीवी पोषण होता है, कौन सा, परजीवी पोषण क्या होता है, जो दूसरे पर निर्भर करता है। जैसे आप लोग देखोगे पौधे पर लत्ती टाइप का लतरा हुआ रहता है, वे क्या करता है सो जानते हो, जिसे हम अमरवेल कहते हैं। जैसे मान लो अमरवेल लत्ती टाइप का लतरा हुआ रहता है। आप लोग देखोगे वे क्या करता है, जो पौधा जो भोजन तैयार किया तो उसी से क्या करता है, अपना भोजन खींच लेता है। समझ में आ गया ना। तो उसे क्या कहेंगे, परजीवी पोषण। वे क्या होता है, दूसरे पर ही डिपेंड रहता है, आश्रित रहता है, उसे परजीवी पोषण कहेंगे। आप देखो ध्यान से, मृतजीवी पोषण जो सड़े गले चीजों से क्या करता है, अपना भोजन तैयार कर लेता है। जो सड़े गले चीजों से अपना भोजन तैयार कर लेता है, मरा हुआ सड़ा गला चीजों को खा के ही क्या करता है, अपना भोजन तैयार करके और एक अच्छा सा क्या हो जाता है, पोषण तैयार कर लेता है। उसे क्या कहेंगे, मृतजीवी पोषण।
जो सड़े गले चीजों से अपना भोजन तैयार करता है क्या कहलाता है? मृतजीवी पोषण कहलाएगा। और प्राणी संपोषण क्या होता है? प्राणी संपोषण का मतलब होता है जो एक दूसरे पर आश्रित रहता है। जैसे मान लो हम किसी के प्रति मदद करते हैं तो हमारे प्रति भी उसका काम क्या है? मदद करना। तो यही हो जाता है क्या? प्राणी संपोषण में आ जाता है। चलो देखो ध्यान से, तो इतना बात याद रखना है। पोषण कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के। बोलेगा कौन कौन? तो स्वपोषण और परपोषण। स्वपोषण क्या हो जाता है? जो स्वयं भोजन संश्लेषित करता है, जो स्वयं भोजन बनाता है, सॉरी संश्लेषित नहीं करता है, जो स्वयं भोजन बनाता है उसे क्या कहेंगे? तो उसे बोलेंगे जो स्वपोषण। और क्या? परपोषण क्या हो जाएगा? जो क्या होता है? जो पराया पर डिपेंड होता है, जो पराया पर आश्रित रहता है उसे क्या कहेंगे? परपोषण। जैसे मनुष्य हो जाएगा, जानवर हो जाएगा। स्वपोषण में क्या हो जाएगा? हरे पौधे हो जाएगा। अब देखो ये जो स्वपोषण, परपोषण जो है, सॉरी स्वपोषण नहीं, परपोषण जो है, परपोषण का 3 प्रकार होता है। पहला को कहेंगे परजीवी पोषण, जो अमरवेल में होता है, ये सब में होता है। गोल कृमि में होता है, नहीं सॉरी, गोल कृमि में नहीं होता है, ये अमरवेल में होता है। और रेफ्लेशिया अर्नोलोदी जो एक पुष्प होता है, लगभग उसका जो फूल होता है रेफ्लेशिया अर्नोलोदी का, लगभग 10 केजी का एक ही फूल का वजन होता है, जो हमारे विश्व का सबसे बड़ा फूल माना जाता है। कौन? रेफ्लेशिया अर्नोलोदी का फूल। तो ये भी क्या होता है? परजीवी पोषण होता है इसमें भी। आप देखो ध्यान से, यहाँ लिखा हुआ है जो मृतजीवी पोषण। तो मृतजीवी पोषण किस में होता है? तो आप लोग जानते हो कवक जो होता है, कवक, उसमें क्या होता है? मृतजीवी पोषण होता है। आप देखो तो ये सब बात को क्या रखना है? याद रखना है। तो स्वपोषण और परपोषण होता है 2 प्रकार पोषण का। परपोषण फिर कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। परजीवी पोषण, मृतजीवी पोषण और प्राणी संपोषण। इतना बात को क्या रखना है? याद रखना है। तो चलो यहाँ पे बोलना है वैसे पौधे जो पोषण के लिए सड़ी गली चीजों पर आश्रित रहते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो अभी बोले सड़ी गली चीजों पर जो आश्रित रहेगा उसे कहेंगे मृतजीवी पोषण। क्या कहेंगे? मृतजीवी पोषण। देखो जैसे में क्या हो जाता है? कवक। तो यहाँ पे सड़ी गली चीजों पर आश्रित रहता है उसे क्या कहेंगे? तो मृतजीवी पोषण कहेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मृतजीवी पोषण। ये बात याद रखोगे। चलो अब अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखो पढ़ने के लिए आए हो तो पेशेंस बना के वीडियो को देखना, तभी आपको कोई भी बात समझ में आएगा। ये शॉर्ट वीडियो नहीं है जो शॉर्ट वीडियो की तरह इंस्टॉल करते जाओगे, सारा बात तुरंत समझ में आता जाएगा। एकदम शांति से देखना है, क्योंकि पढ़ने के लिए आए हो तो पढ़ाई शांति से होता है। ये बात हम सब वीडियो में बोलते हैं, तो इस बात को थोड़ा याद रखना। चलो अब अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। चलो देखो अगला ऑब्जेक्टिव क्या बोल रहा है। सो देखो यहाँ पे बोलना आप स्वपोषी। अभी बताए स्वपोषी क्या होता है? जो स्वयं भोजन तैयार कर लेता है उसे क्या कहते हैं? वो दूसरे पर आश्रित नहीं रहता है, उसे स्वपोषी कहते हैं। स्व मतलब क्या? स्वयं। तो स्वपोषी भोजन के लिए आवश्यक है। जो स्वपोषी होता है उसके लिए भोजन के लिए क्या आवश्यक है? तो हम अभी बताए जितना भी पौधे सब होता है, जितना भी पौधे सब होता है वे क्या होता है? स्वपोषी होता है। स्वपोषी होता है कि नहीं? तो देखो पौधों अपना भोजन खुद तैयार कर लेता है, इसीलिए उसे स्वपोषी कहा गया। तो पौधों को भोजन तैयार करने के लिए 4 चीजों का आवश्यकता पड़ता है। अगर 4 चीजों में से एक भी चीज नहीं रहा तो पौधा का भोजन तैयार नहीं हो पाएगा। जैसे में देखो पहला हम बोल सकते हैं क्या? तो बोल सकते हैं उसको जो किस चीज का जरूरत पड़ता है? तो हम बोल सकते हैं उसको जल की आवश्यकता पड़ता है, जिसे हम H2O कहते हैं। आप लोग जानते हो, आप लोगों को रसायन में पढ़ाया भी जाता होगा, जो हाइड्रोजन का 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु मिलकर किस चीज का निर्माण करता है? तो जल का निर्माण करता है। अब देखो दूसरा क्या इसको रहना चाहिए? तो इसको कार्बन डाइऑक्साइड होना ही चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे हम क्या कहते हैं शॉर्टकट में? CO2। कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे हम क्या कहते हैं? CO2 कहते हैं। इसके बाद तीसरा इसको क्या होना चाहिए? तो इसको तीसरा होना चाहिए जो इसके लिए सूर्य का प्रकाश। क्या होना चाहिए? सूर्य का प्रकाश। सूर्य प्रकाश इसके लिए होना चाहिए, सूर्य का प्रकाश होना चाहिए। इसके बाद चौथा इसके लिए क्या होना चाहिए? तो क्लोरोफिल होना चाहिए। क्लोरोफिल होना चाहिए। आप देखो ध्यान से, ये 4 गो चीज पौधे को भोजन तैयार करने के लिए ये 4 गो चीज का आवश्यकता है।
पहला क्या, उसको जल चाहिए, इसके बाद दूसरा क्या, उसको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, तीसरा क्या, उसको सूर्य का प्रकाश चाहिए, चौथा क्या, उसको क्लोरोफिल चाहिए। तो देखो पौधा के ज्यादातर पत्तियां में क्लोरोफिल पाया जाता है, जो हरा रंग का वर्णक होता है पौधे के पत्तियां में उसे क्लोरोफिल कहा जाता है। अब देखो ध्यान से, और इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, जल चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए, इसके बाद क्लोरोफिल चाहिए। ये चार चीजों उसको मिल जाता है तो पौधा अपना भोजन क्या कर लेता है, तैयार कर लेता है। पौधा का भोजन क्या हो जाता है, तो पौधा का भोजन रेडी हो जाता है, मतलब तैयार हो जाता है पौधा का भोजन। अब देखो ध्यान से, इसमें से अगर आप लोग बोलोगे कोई भी एक चीज को हम हटा देते हैं, जैसे मान लो आप बोलोगे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा तो क्या पौधा भोजन बना पाएगा, नहीं, संभव नहीं है। चारों चीज होना क्या है, आवश्यक है। ये बात क्या रखोगे, याद रखोगे। अब देखो आप लोग जानते हो पौधा क्या करता है, भोजन तैयार करने के लिए जड़ से, अपने जड़ से क्या करता है, जल को क्या करता है, लेता है। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेता है, तो हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, हम लोग जो सांसों के माध्यम से जो छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जानवर सब जो छोड़ता है कार्बन डाइऑक्साइड, वे सब कौन लेता है, तो पौधा लेता है। कब लेता है, ये भी बात याद रखना, पौधा कार्बन डाइऑक्साइड कब लेता है, जब प्रकाश संश्लेषण का प्रक्रिया होता रहता है, यानी कि पौधा जब भोजन बनाता रहता है तब कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं लेता है। लेकिन बोलेगा पौधा सांस में क्या लेता है, शोषण में क्या लेता है, तो ये बात याद रखना, पौधा भी शोषण में ऑक्सीजन ही लेता है, वे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लेता है। कार्बन डाइऑक्साइड कब लेता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जब पौधा अपना भोजन बनाते रहता है, प्रकाश संश्लेषण का प्रक्रिया चलता रहता है, तब ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। ये बात क्या रखना है, याद रखना है। इसीलिए देखते हो जो वैज्ञानिक ढंग से कहा गया है, क्या कहा गया है, जो पेड़ों के नीचे में सोना रात के समय जो मौत भी हो सकता है, पेड़ों के नीचे में सोना रात के समय मौत भी, घातक भी हो सकता है, मौत भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि पौधा भी रात को क्या लेता है, ऑक्सीजन लेते हैं, और हम लोग भी ऑक्सीजन लेते हैं, तो वहाँ पे ऑक्सीजन का मात्रा क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। इस बात को आप लोगों को याद रखना है। तो ये चार को चीज़ों का आवश्यकता होता है, इसमें से एक भी चीज़ कमी नहीं होना चाहिए, तब पौधा क्या करेगा, जो अपना प्रकाश संश्लेषण का प्रक्रिया पूरा करता है और उससे क्या तैयार होता है, उसका भोजन तैयार होता है। और पौधा का भोजन जो होता है जिसे कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है, क्या कहा जाता है, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है, कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है। ये बात याद रखोगे, पौधा का जो भोजन तैयार होता है जिसे क्या कहा जाता है, तो कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है। पौधे को भोजन तैयार करने के लिए किन किन चीजों का आवश्यकता पड़ता है, तो जल का आवश्यकता पड़ता है, H2O, कार्बन डाइऑक्साइड का आवश्यकता पड़ता है, CO2 जिसे कहते हैं, इसके बाद सूर्य का प्रकाश का आवश्यकता पड़ता है, इसके बाद क्या होता है, क्लोरोफिल का आवश्यकता पड़ता है। ये बात क्या रखोगे, याद रखोगे। आप देखो ध्यान से, यहाँ पे जो पौधा का जो भोजन तैयार होता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है कार्बोहाइड्रेट। और आप लोग जानते हो जो पौधा का भोजन होता है वह तैयार होता है किस रूप में, तो कार्बोहाइड्रेट के रूप में। आप देखो ध्यान से, ये बात याद रखना, जो कार्बन डाइऑक्साइड पौधा कहाँ से लेता है, तो हमारे वायुमंडल से लेता है। इसके बाद सूर्य का प्रकाश तो जानते ही हो कहाँ से लेता है। इसके बाद जल पौधा अपना जड़ से लेता है, और इसके बाद क्लोरोफिल पौधा के पत्तियां में ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। हरा रंग का जो वर्णक होता है उसे हम क्लोरोफिल कहते हैं, जो पौधा के पत्तियां में पाया जाता है। तो इन सबों को मिलाकर पौधा क्या करता है, अपना भोजन खुद तैयार करता है। इस बात को क्या रखोगे, याद रखोगे। मोस्ट वेरी वेरी इंपोर्टेंट ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। तो यहाँ पे बोलना है स्वपोषी भोजन के लिए आवश्यक है, तो स्वपोषी मतलब क्या हो गया, जो स्वयं पर डिपेंड है भोजन के लिए। तो देखो ध्यान से, तो ये पौधे, जैसे पौधे स्वयं पर डिपेंड है, तो इसको क्या चाहिए, तो क्लोरोफिल भी चाहिए, ये बात आप लोग जानते हो। इसको और क्या चाहिए, तो सूर्य का प्रकाश भी चाहिए। इसके बाद H2O का मतलब क्या हो गया, तो जल हो गया, तो जल भी इसे चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड अभी हम बताएं, कार्बन डाइऑक्साइड का भी जरूरत होता है, तो ये भी इसको चाहिए। तो इनमें से क्या हो जाएगा, राइट आंसर सभी हो जाएगा। तो इतना बात को क्या रखना है, याद रखना है। और पौधा का जो भोजन तैयार होता है उसे हम क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। ये बात याद रखोगे। चलो अब अगला देखते हैं, अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। हम जानते हैं जो थोड़ा धीरे चल रहे हैं, लेकिन आप लोगों को क्या करना है, अभी धीरे नहीं देखना है, अभी बस आप लोगों को एकदम शांति से समझना है और वीडियो को पूरा वॉच करना है, बस इतना ही करना है। ये बात याद रखना है, क्योंकि भाई तैयारी कर रहे हो ना, तो जोश एवं जुनून एकदम ढोक डालो, मतलब क्या, झोंक डालना है, जोश एवं जुनून।
अब देखो ध्यान से, इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है, अभी बताए प्रकाश संश्लेषी अंगक है। तो देखो ध्यान से, जो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा हरित लवक हो जाएगा। अब बहुत सारे बच्चों बोलेगा जो पत्ती क्यों नहीं होगा, तो देखो पत्ती में हरित लवक पाया जाता है जिसे क्लोरोप्लास्ट इंग्लिश में कहा जाता है, और क्लोरोप्लास्ट में ही क्लोरोफिल पाया जाता है। ये भी सवाल पूछ देता है, जो क्लोरोप्लास्ट में क्या पाया जाता है, तो क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, तो क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, यानी हरित लवक में पाया जाता है क्या, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल को हिंदी में पर्णहरित कहते हैं। अब देखो ध्यान से, तो यहाँ पे हो जाएगा इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है, बोलना है तो क्या हो जाएगा, हरित लवक हो जाएगा। ये बात क्या रखोगे, याद रखोगे। चलो अब अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं, जो क्या बोल रहा है। देखो अगला ऑब्जेक्टिव बोल रहा है यहाँ पे, वायुमंडल में बोलना है, वायुमंडल में CO2 का कितना प्रतिशत है। तो देखो हमारे वायुमंडल का बात करें, किसका, वायुमंडल का बात करें, तो लगभग में 78% क्या है, तो लगभग में 78% खाली नाइट्रोजन है। हमारे वायुमंडल में लगभग में 78% नाइट्रोजन पाया जाता है, और इसके बाद लगभग में 21% क्या पाया जाता है, तो ऑक्सीजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है, और इसके बाद 0.03% क्या पाया जाता है, तो CO2 पाया जाता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, और अन्य गैस हैं जो इसके बाद क्या होता है, पाया जाता है। तो ये बात को आप लोग याद रखोगे। तो बोलेगा वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत पाया जाता है, तो लगभग 78%, ऑक्सीजन 21%, और कार्बन डाइऑक्साइड तो 0.03% पाया जाता है। तो यहाँ पे यही सवाल पूछा हुआ है, जो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का कितना प्रतिशत है, तो आप लोगों को याद रखना 0.03%। चलो अब अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखो बाबू अगला ऑब्जेक्टिव क्या बोल रहा है, सो देखो बोल रहा है, अगला ऑब्जेक्टिव देखो क्या बोल रहा है, प्रकाश संश्लेषण बोल रहा है। यहाँ पे देखो, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में निम्नांकित में क्या नहीं होता है। देखो यहाँ पे जोर डालो, नहीं होता है, क्या नहीं होता है, तो देखो पानी का टूटना। अरे भाई सूर्य का प्रकाश आता है, वे क्या करता है, पानी को तोड़ने का ही तो काम करता है, विखंडन करने का काम करता है। तो आप देखो ध्यान से, ऑक्सीजन का मुक्त होना। अब बताओ, जो पेड़ पौधा जो अपना खाना बनाता है, तो ये हम लोगों के लिए ऑक्सीजन देता है कि नहीं, हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं कि नहीं सांस में, तो वही तो ऑक्सीजन को मुक्त करता है कि नहीं, मतलब हमारे वातावरण में छोड़ता है कि नहीं, हमारे वायुमंडल में छोड़ता है कि नहीं, तो छोड़ता है। इसके बाद CO2 का उपयोग होना। तो जब प्रकाश संश्लेषण का प्रक्रिया होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड का तो उपयोग तो करवे करेगा ना, कौन, तो पौधा, जब प्रकाश संश्लेषण का प्रक्रिया होगा। अभी तो हम समझाए हैं। तो आप बताओ क्या चीज नहीं होता है, तो CO2 का मुक्त होना, ये प्रक्रिया नहीं होता है। तो यही बात बोल रहा है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में निम्नांकित में क्या नहीं होता है, तो CO2 भाई मुक्त नहीं होता है। CO2 वायुमंडल में बाहर फेंकता है, छोड़ता है पौधा, नहीं, उसको मुक्त नहीं करता है, उसको तो ग्रहण करता है। प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रिया के दौरान उसको ग्रहण करता है, इस बात को याद रखना। तो यही हो जाएगा इसका राइट आंसर, CO2 का मुक्त होना। चलो अब अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव क्या बोल रहा है, मेरे प्यारे भाई बहन, छोड़ना नहीं है और गौर से देखना है। चलो भाई देखो, लिखा हुआ है इनमें, क्या लिखा हुआ है, इनमें किसके द्वारा अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण करता है। तो देखो अमीबा जो होता है, अमीबा भाई क्या होता है, सबसे पहले इसका आकार क्या है, अनिश्चित है, मतलब ये अपना आकार कभी भी बदल सकता है और बदलता ही रहता है। अगर भोजन इधर देखा तो इधरे इसका कूटपाद बन जाता है अमीबा का, इधरे कूटपाद बन जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाता है, जो भोजन को ग्रहण करने का कूटपाद बना लेता है। अगर भोजन फिर इधर देखा तो अमीबा का कूटपाद इधर ही बन जाता है, और अमीबा जो भोजन ग्रहण करता है वो किसके द्वारा करता है, तो आप लोगों को याद रखना, कूटपाद द्वारा। किसके द्वारा अमीबा भोजन को अंतर्ग्रहण करता है, तो कूटपाद द्वारा। किसके द्वारा, कूटपाद द्वारा। तो अमीबा का आकार क्या है, अनिश्चित है, ये भी बात याद रखोगे। ये मृदु जलीय है, ज्यादातर समुद्रों में देखने को मिलता है अमीबा। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे यही बात पूछा गया है, इनमें किसके द्वारा अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण करता है। ये बात जानते हो, अमीबा एक कोशिकीय जीव है, ये भी बात याद रखना। अमीबा क्या है, एक कोशिकीय जीव है, अमीबा एक कोशिकीय जीव है,
ये बात याद रखना। अमीबा का शरीर बस एक ही कोशिका से बना हुआ है, जैसे हम लोगों का शरीर बहुत सारे कोशिकाओं से बना हुआ है। ऐसा कहा जाता है जो 60 किलो का अगर शरीर का कोई व्यक्ति है, उसका वजन 60 किलो है, तो उसमें कोशिकाओं की संख्या लगभग 60 × 10 का पावर 15 पाया जाता है। अगर मान लो हम यहाँ पे अगर 50 केजी का है, तो हमारे शरीर में 50 × 10 का पावर 15 कोशिका पाया जाएगा, लगभग में माना जाता है। इस बात को आप लोगों को याद रखना है। अब देखो कोशिका हमारे शरीर में कभी घटता है तो कभी बढ़ता रहता है, तो इस बात को भी याद रखना। पूरा फिक्स नहीं रहता है जो हर समय इतना ही कोशिका पाया जाएगा। अब देखो ध्यान से यहाँ पे बोलना है, तो अमीबा क्या है? एक कोशिकीय जीव है। इस बात को आप लोगों को क्या रखना है? याद रखना है। अमीबा एक कोशिकीय जीव है। देखो एगो कोशिकीय है वही अमीबा है, ये नहीं समझना जो अमीबा के अंदर में एगो कोशिका है। अरे भाई नहीं नहीं, अमीबा जो है ना एक कोशिका ही है। समझ में आ गया ना? तो इस बात को याद रखने, अमीबा खुद एक कोशिका है। तो एक कोशिकीय जीव अमीबा है, जिसको भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? तो कूटपाद द्वारा होता है। इस बात को याद रखना। एक होता है क्या? पैरामीशियम जीव, पैरामीशियम होता है, वे भी क्या है? एक कोशिकीय है। एक होता है पैरामीशियम, पैरामीशियम, एक होता है पैरामीशियम, एक होता है पैरामीशियम। ये जो पैरामीशियम होता है ये भी क्या है? तो एक कोशिकीय जीव है। इस बात को याद रखना। और इसका जो भोजन का अंतर्ग्रहण होता है, तो इसका जो भोजन का अंतर्ग्रहण होता है वे कूटपाद नहीं होता है, इसका भोजन का अंतर्ग्रहण होता है कोशिका मुख के द्वारा। किसके द्वारा होता है? तो कोशिका मुख के द्वारा। इस बात को क्या रखना है? याद रखना। कोशिका मुख के द्वारा इसका क्या होता है? भोजन का अंतर्ग्रहण होता है। तो बोलेगा जो अमीबा क्या है? तो बता देना क्या? जो एक कोशिकीय जीव है। बोलेगा अमीबा क्या है? तो एक कोशिकीय जीव है। अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण क्या होता है? तो कूटपादों द्वारा होता है अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण। बोलेगा अमीबा का आकार निश्चित होता है या अनिश्चित? तो अमीबा का आकार अनिश्चित होता है। इस बात को याद रखना। इसके बाद जो कोई भी व्यक्ति होता है, तो 60 केजी का व्यक्ति होगा, तो उसके शरीर में लगभग 60 × 10 का पावर 15 कोशिका पाया जाएगा। हम 50 केजी का व्यक्ति हैं, तो 50 × 10 का पावर 15 कोशिका पाया जाएगा। लेकिन कोशिका हमारे शरीर में फिक्स नहीं होता है, हर समय उसका संख्या चेंज होता रहता है, बदलता रहता है। ये बात याद रखना। आप देखो पैरामीशियम होता है, ये भी क्या है? एक कोशिकीय जीव है। और इसका जो क्या होता है? भोजन का अंतर्ग्रहण करने का जो जगह होता है वे क्या होता है? तो कोशिका मुख होता है। इस बात को क्या रखोगे? याद रखोगे। अमीबा में कूटपादों द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण होता है, और पैरामीशियम में क्या होता है? तो कोशिका मुख द्वारा होता है। लेकिन अमीबा का आकार अनिश्चित होता है, कभी भी अपना आकार हर पल उसका बदलता रहता है। लेकिन पैरामीशियम का आकार क्या होता है? तो फिक्स होता है, मतलब क्या? निश्चित होता है। लेकिन इसका क्या होता है? अनिश्चित होता है। इस भी बात को क्या रखोगे? याद रखोगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इमेज भी हम ले लिए हैं, इसको थोड़ा समझने का प्रयास करो। देखो ध्यान से, ये क्या है? अमीबा है। ये क्या है? आप लोग देख रहे हो, ये सुंदर सा क्या है? अमीबा है। ये जो देख रहे हो आप लोग, ये सुंदर सा क्या है? अमीबा है। एक बात जानते हो, अमीबा के मध्य में भी एक केंद्रक पाया जाता है। देखो अमीबा के मध्य में भी एक केंद्रक स्थित है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे ये भोजन है। यहाँ पे जो ये देख रहे हो हरा कलर का, ये जो देख रहे हो ये इसका क्या है? भोजन है। ये हरा कलर का जो देख रहे हो ये सब इसका क्या है? भोजन है। देखो दोनों साइडों से मुंह खुल गया है, देख रहे हो इस प्रकार का आकार खुल गया है। और इससे क्या किया है? जो ये भोजन को क्या करेगा? अंदर ग्रहण कर लेगा। तो इसी दोनों आकार जो इधर खुला हुआ है, इधर खुला हुआ है, इसी को कहा जाता है क्या? तो कूटपाद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो कूटपाद कहा जाता है। तो आप देखो ध्यान से, तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्या पूछा है उसको हम लोग देख लेते हैं थोड़ा। ऑब्जेक्टिव देखो क्या पूछा हुआ है? पूछा हुआ है इनमें किसके द्वारा, देखो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है, इनमें किसके द्वारा अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण करता है? तो आप लोगों को याद रखना, कूटपाद द्वारा। किसके द्वारा? कूटपाद द्वारा। तो आप लोग देख लिए जो कूटपाद किस प्रकार का होता है, कुछ इस प्रकार का होता है। देख लो। अब देखो ध्यान से, अगला ऑब्जेक्टिव क्या बोल रहा है? देखो इनमें से किस छिद्र के द्वारा, देखो बोल रहा है इनमें से किस छिद्र के द्वारा ग्रास नली से जुड़ा होता है? तो आप लोगों को यह बात याद ही होगा, निगल द्वार के द्वारा। किसके द्वारा? निगल द्वार के द्वारा। देखो बाबू, आप लोगों को अगर सारा ऑब्जेक्टिव करना है, एकदम पूरा ऑब्जेक्टिव करना है, तो हम तो समझाते ही जाते हैं, लेकिन आप लोगों को भी इसमें याद रखने का क्या बात है? जो किताब है आप लोगों का, वो उसके लिए एनसीईआरटी हो
या बीटीसी हो या सुगम विज्ञान हो, जो भी किताब है उसको पढ़ते रहना, अभी से पढ़ते जाओ। देखो सर तो थ्योरी करवाता है, लेकिन सर के थ्योरी के साथ साथ अगर आप किताब पढ़ लोगे ना तो किताब में इतना शक्ति है ना, जो आप एक एक ऑब्जेक्टिव को एग्जाम हॉल में जाने के बाद रगड़ के मसल के पीस डालोगे। तो इसको याद रखना है, किताब को अभी से पढ़ते जाना। अंतिम समय में कुछ नहीं होता है। जब मनुष्य पर अंतिम समय आ जाता है तो उसको कुछ नहीं फुराई देता है, जो भाई हम क्या करें, समझ में आ गया ना। तो इस बात को याद रखना। हाँ देखो ध्यान से बोलना है, गरहनी भाग है। यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, जो देखो अगला ऑब्जेक्टिव गरहनी भाग है। तो ये आप लोग जानते हो, ये है छोटी आंत का भाग। किसका है? छोटी आंत का। छोटी आंत कितने प्रकार का होता है? तो छोटी आंत 3 प्रकार का होता है। पहला का नाम क्या है? तो आप लोग जानते हो, पहला का नाम है क्या? डेडुनम। पहला का नाम क्या है? तो डेड्यूनम। दूसरा का नाम क्या है? जेजुनम। डेओडुनम। और दूसरा का नाम क्या है? जेजुनम। और तीसरा का नाम क्या होता है? तो याद रखना, इलियम। देखो बोलेगा छोटी आंत कितने प्रकार का होता है? तो बोलोगे छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3 भाग। पहला का नाम है क्या? डेडुनम। दूसरा का नाम क्या है? जेजुनम। और तीसरा का नाम क्या है? तो इलियम। सबसे ज्यादा छोटी आंत में कोई भी भाग होता है तो कौन सा होता है? इलियम होता है। कौन सा भाग होता है सबसे ज्यादा? तो इलियम होता है। आप देखो ये जो इलियम होता है, सो इलियम में जाके हमारा भोजन पूर्ण रूप से पच जाता है। मतलब छोटी आंत में ही हमारा भोजन का पूर्ण पाचन होता है। इस बात को याद रखना। और छोटी आंत में कहाँ होता है? तो इलियम में पूर्ण रूप से हमारा भोजन क्या हो जाता है? पच जाता है। और पचने के बाद, पूर्ण रूप से पचने के बाद, छोटी आंत में जो भोजन पूर्ण रूप से पच जाता है तो उसे चाइल कहा जाता है। क्या बोला जाता है? चाइल बोला जाता है। इस बात को क्या रखोगे? याद रखोगे। तो छोटी आंत का कितने भाग होता है? तो 3 भाग होता है, डेडुनम, जेजुनम, इलियम। इस बात को याद रखना। इलियम में जाके हमारे भोजन पूरा तरीका से क्या हो जाता है? पच जाता है। और इसके बाद पचा हुआ भोजन जो पूरा तरीका से पच जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? इसके बाद चाइल कहा जाता है। छोटी आंत में पचे हुए भोजन को क्या कहा जाता है? चाइल कहा जाता है। तो देखो यहाँ लिखा हुआ है गरहनी भाग है। तो गरहनी, डेडुनम को ही गरहनी कहा जाता है हिंदी में। क्या कहा जाता है? गरहनी कहा जाता है। गरहनी कहा जाता है। और एक होता है क्षुद्रांत और एक होता है अग्र क्षुद्रांत। तो आप देखो ध्यान से, तो बोलना है कि गरहनी भाग है। तो गरहनी किसका भाग है? तो अभी बोले छोटी आंत का भाग हो जाएगा। डेडुनम को ही गरहनी कहते हैं हिंदी में, तो छोटी आंत का भाग हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? छोटी आंत। इस बात को याद रखना है। अब ये बात जानते हो, जो हमारा जो भोजन होता है, भोजन का पाचन कहाँ से स्टार्ट हो जाता है? तो मुख गुहा से ही। हम मुंह में भोजन को डाले, यहीं से पाचन क्या हो गया? शुरुआत हो गया। क्यों? क्योंकि हमारे मुंह में क्या होता है? दांत होता है। और क्या होता है? इसके बाद जीभ भी होता है। और दांत कितने होते हैं? तो वयस्क मनुष्य के शरीर में दांतों की कुल संख्या कितने होते हैं? तो 32 होता है, आप लोग जानते हो। इसके बाद हमारे मुख गुहा में ही जीभ भी पाया जाता है, जो जीभों में स्वाद कलियां पाया जाता है। इसके बारे में हम आगे बताते हैं, इसमें ऑब्जेक्टिव भी है। तो चलो देखो ध्यान से, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? छोटी आंत। चलो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखो अगला ऑब्जेक्टिव क्या बोल रहा है, सो देखो ध्यान से। देखो अगला ऑब्जेक्टिव बोल रहा है, जो निम्नलिखित क्रियाओं में कौन सजीव के मुख्य लक्षण है। यहाँ पे बोल रहा है, जो निम्नलिखित क्रियाओं में कौन सजीव के मुख्य लक्षण है। यहाँ पे लिखा है मुख्य लक्षण है। तो देखो ध्यान से, क्या हो जाएगा? शोषण हो जाएगा। सजीव जितना भी है उसको शोषण मुख्य रूप से क्या है? अनिवार्य है। शोषण करना अनिवार्य है। ये बात को याद रखना है। चलो अब अगला ऑब्जेक्टिव क्या बोल रहा है, सो देखो अगला ऑब्जेक्टिव यहाँ पे बोल रहा है। देखो मेरे प्यारे भाई बहन, यहाँ पे बोलना अगला ऑब्जेक्टिव, जो कोशिका के किस भाग में सजीवों के सारे गुण विद्यमान रहते हैं। तो आप लोग कोशिका के बारे में क्लास 9th में पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे ज़्यादा डिटेल करने का कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखो ध्यान से, तो आप लोगों को थोड़ा बहुत पता ही होगा कोशिका के किस भाग में सजीवों के सारे गुण विद्यमान होते हैं। तो देखो आप लोग जानते हो, ये हुआ जंतु कोशिका। जंतु कोशिका के मध्य में एक केंद्रक स्थित होता है, और ये जो होता है इसमें तरल पदार्थ भरा हुआ होता है।
जिसे हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं? तो कोशिका द्रव्य कहा जाता है, इसको कोशिका द्रव्य कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं? तो केंद्रक कहते हैं। क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं केंद्रक, इसको कहते हैं केंद्रक। ये दोनों मिलके किस चीज का निर्माण करता है? तो इन दोनों मिलके जीव द्रव्य का निर्माण करता है। किस चीज का निर्माण करता है मेरे प्यारे भाई बहन? जीव द्रव्य का निर्माण करता है। इस बात को क्या रखोगे? याद रखोगे। तो आप देखो बोलना है कोशिका के किस भाग में सजीवों के सारे गुण विद्यमान रहते हैं? तो आप लोगों को याद रखना जो ये कहाँ पे रहता है? तो ये रहता है जीव द्रव्य में। कहाँ पे? जीव द्रव्य में विद्यमान रहता है। चलो अब अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं क्या बोल रहा है। अब देखो ध्यान से, अगला ऑब्जेक्टिव यहाँ पे बोल रहा है वे सारी क्रियाएं, क्या बोल रहा है? वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है क्या कहलाती है? अभी बताए क्या कहलाता है? तो जैव प्रक्रम कहलाता है। चलो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं क्या बोल रहा है। चलो देखो अगला ऑब्जेक्टिव यहाँ पे बोल रहा है मेरे प्यारे भाई बहन, यहाँ पे बोल रहा है अगला ऑब्जेक्टिव निम्नलिखित में कौन स्वपोषी होता है? अभी बोले जो स्वयं पर डिपेंड होता है, तो स्वपोषी कौन होता है? देखो तो स्वपोषी कौन हो जाएगा? तो इसमें से बताओ। तो जितना भी सभी हरे पौधे हैं वे क्या होता है? स्वपोषी होता है। तो इसमें स्वपोषी कौन सा हो जाएगा? तो सभी हरे पौधे क्या हो जाएगा? स्वपोषी हो जाएगा। ये आप लोग जानते हो। चलो अब अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखो अगला ऑब्जेक्टिव क्या बोल रहा है? अगला ऑब्जेक्टिव यहाँ पे बोल रहा है जो प्रकाश संश्लेषण से किस पदार्थ का निर्माण होता है? जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हो जाता है तो हम आप लोगों को बताएं किस पदार्थ का निर्माण होता है? तो कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। इस बात को याद रखोगे। चलो अब अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं जो क्या बोल रहा है। देखो अगला ऑब्जेक्टिव यहाँ पे बोल रहा है गोबर छत्ता। देखो गोबर छत्ता जिसे हम कवक भी कहते हैं, क्या कहते हैं? इसको कवक भी कहा जाता है, इसको कवक भी कहा जाता है। अभी बताए कवक क्या होता है? तो मृतजीवी पोषण होता है जो सड़े गले चीजों पर आश्रित होता है। देखो ध्यान से, तो लिखा हुआ है गोबर छत्ता में किस प्रकार का पोषण होता है? तो आप लोगों को याद रखना कौन सा प्रकार का पोषण होता है? तो मृतजीवी पोषण होता है। अब यहाँ पे देखो हम गोबर छत्ता इस प्रकार का कुछ होता है। देखो जो ये क्या किया है, जो यहाँ पे जो पेड़ क्या हो गया है, जो कट गया है, जिसमें क्या जो सूखने के लायक पर है, कगार पर है, उसमें भी क्या हो गया? गोबर छत्ता उग गया है। तो इसीलिए ये मरे हुए जीवों से भी अपना पोषण तैयार कर लेता है, मतलब प्राप्त कर लेता है। चलो आप देखो 15 नंबर ऑब्जेक्टिव बोल रहा है जो पौधों में सूर्य प्रकाश को अवशोषित करने की क्षमता किसे होती है? बोलना है पौधों में सूर्य प्रकाश को अवशोषित करने की क्षमता किसे होती है? तो आप लोगों को याद रखना सूर्य प्रकाश की अवशोषित करने की क्षमता किसे होती है? तो पौधों में हरे रंग का वर्णक पाया जाता है जिसे क्लोरोफिल कहा जाता है। तो क्लोरोफिल वर्णकों को इस बात को याद रखना। चलो अब अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव क्या बोलना है? देखो मेरे प्यारे भाई बहन पेशेंस बना के रहना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। समझ में आ गया ना? तो इस चैप्टर को पूरा समाप्त करना है, एकदम एनर्जेटिक में रहना है और मूड फ्रेश करके देखना है। चलो देखो ध्यान से, यहाँ पे लिखा हुआ है जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में गैसों CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड एवं O2 ऑक्सीजन का आदान प्रदान किन अंगों द्वारा होता है? आदान प्रदान किन अंगों द्वारा होता है? तो आप लोगों को ये बात याद रखना जो पतियों में अवस्थित रंध्रों द्वारा होता है। किसके द्वारा? पतियों में अवस्थित रंध्रों द्वारा होता है आदान प्रदान। इस बात को याद रखना है। चलो अब अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं क्या बोल रहा है। तो देखो भाई यहाँ पे बोल रहा है मनुष्य के दांत की सबसे, आप देखो ध्यान से यहाँ पे क्या आ गया, इसको पहले हम लोग समझ लेते हैं। देखो ये मनुष्य का दांत ले लिए हैं, क्या ले लिया है? मनुष्य का एक दांत लिया है। देखो मनुष्य का दांत का जो सबसे ऊपरी परत होता है, ये जो देख रहे हो मनुष्य का दांत का सबसे ऊपरी परत व्हाइट कलर का जो देख रहे हो, ये क्या होता है? तो ये इनामेल का बना होता है। किसका बना होता है? इनामेल का बना होता है। अब देखो मनुष्य का दांत का इसके बाद जो बीच वाला परत देख रहे हो, ये कौन सा? तो ये बीच वाला परत देख रहे हो, यहाँ पे देख रहे हो ये बीच वाला परत, ये दिखाई पड़ रहा है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को दिखाई पड़ रहा होगा। ये बीच वाला जो परत होता है ये किसका बना होता है? तो डेंटिन, इसे क्या कहा जाता है? डेंटिन कहा जाता है। और मनुष्य का जो सबसे आंतरिक परत होता है, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, ये वाला परत, ये वाला परत, ये वाला परत, इसको पल्प कहा जाता है। क्या कहा जाता है?
पल्प कहा जाता है। तो सबसे जो ऊपरी परत होता है उसे क्या कहा जाता है? इनामेल कहा जाता है। इसके मध्य वाले परत को क्या कहा जाता है? तो डेंटिन कहा जाता है। और इसके सबसे आंतरिक परत को क्या कहा जाता है? तो पल्प कहा जाता है। तो देखो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या पूछा हुआ है उसको हम लोग देख लेते हैं। देखो ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है यहाँ पे मनुष्य के, क्या लिखा हुआ है? तो लिखा हुआ है मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत क्या है? तो आप लोगों को अभी बताए मनुष्य के दांत के जो सबसे ऊपरी परत होता है वे इनामेल का बना होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इनामेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनामेल हो जाएगा। इस बात को आप लोग याद रखोगे। चलो अब अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखो अगला ऑब्जेक्टिव बोल रहा है यहाँ पे भाई, जो बोल रहा है लार, क्या होता है? लार इनमें किस ग्रंथि का वाह्य स्राव है? बोल रहा है लार इनमें किस ग्रंथि का वाह्य स्राव है? तो आप लोगों को याद रखना कौन सा ग्रंथि का। तो देखो जो ये जो लार होता है ये 3 जोड़ा होता है। मनुष्य के शरीर में कितने जोड़ी लार ग्रंथि होती है? तो 3 जोड़ी होती है। तो पहला लार ग्रंथि का नाम क्या है? तो पेरोटीड ग्रंथि। क्या नाम है? पेरोटीड लार ग्रंथि। पेरोटीड लार ग्रंथि। और दूसरा का नाम बोले तो दूसरा का नाम क्या होता है? सो देखो तो दूसरा का नाम होता है सब, क्या होता है? सब मैंडिबुलर। सब मैंडिबुलर। सब मैंडिबुलर लार ग्रंथि। लार ग्रंथि। अब देखो तीसरा का जो नाम क्या होता है? सो देखो सबलिंगुअल। सबलिंगुअल लार ग्रंथि। सबलिंगुअल लार ग्रंथि। तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है? जो लार इनमें से किस ग्रंथि का वाह्य स्राव है? तो देखो ध्यान से यहाँ पे लार ग्रंथि सबसे पहले मनुष्य के शरीर में कितने होते हैं? तो 3 होते हैं। पहला का नाम है पेरोटीड लार ग्रंथि, दूसरा का नाम है सब मैंडिबुलर लार ग्रंथि, तीसरा का नाम क्या है? तो तीसरा का नाम है सबलिंगुअल लार ग्रंथि। तो आप देखो ध्यान से, तो यहाँ पे ये बात बोल रहा है। तो देखो इसमें से यकृत तो लार ग्रंथि है नहीं, सबसे पहला बात। आंत ग्रंथियां नहीं है, पित्त नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पेरोटीड ग्रंथि। क्या हो जाएगा? पेरोटीड ग्रंथि हो जाएगा इसका राइट आंसर। इस बात को याद रखना। तो लार ग्रंथि कितने होते हैं? तो 3 होते हैं। चलो आप देखो ध्यान से, जो अगला ऑब्जेक्टिव बोल रहा है, जो इनमें क्या बोल रहा है? तो बोल रहा है इनमें से क्या जठर रस में मौजूद नहीं होता है? इनमें से क्या जठर रस में मौजूद नहीं होता है? तो जठर रस में क्या मौजूद नहीं होता है? तो आप लोगों को याद रखना जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मौजूद होता है भाई, ये बात सही है। इसके बाद म्यूकस होता है। इसके बाद पेप्सिनोजेन होता है। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है नहीं होता है। तो भाई पीत नहीं होता, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पीत। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? तो पीत हो जाएगा। चलो अब अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं और आप लोग पेशेंस बना के देखते रहिएगा, क्योंकि आप लोगों को पूरा ऑब्जेक्टिव इसमें करवा देंगे चैप्टर 1 का। आप देखो ध्यान से, यहाँ पे लिखा हुआ है इनमें कौन मनुष्य के छोटी आंत का भाग नहीं है? तो अभी बोले मनुष्य का जो छोटी आंत कितने भाग होता है? तो 3 भाग होता है, डेडुनम, जेजुनम, इलियम। तो अब देखो बोलना है भाग नहीं है। तो देखो डेडुनम तो इसका भाग है छोटी आंत का, जेजुनम तो इसका भाग है, इलियम भी इसका भाग है। तो कौन सा नहीं है? तो कोलन नहीं है। कोलन किसका भाग है? तो बड़ी आंत का भाग है। ये बात क्या रखोगे? याद रखोगे। कोलन किसका भाग है? तो ये बड़ी आंत का भाग है। ये बात याद रखोगे। यहाँ से पूछता है सबसे बड़ा छोटी आंत होता है या सबसे बड़ा बड़ी आंत होता है? तो ये बात याद रखना, जो छोटी आंत बड़ा होता है, ये छोटी आंत क्या होता है? बड़ा होता है। कितना होता है? तो लगभग 6 मीटर से लेकर 2.5 सेंटीमीटर का होता है। कौन? छोटी आंत। इस बात को क्या रखना है? याद रखना है। और बड़ी आंत का ये कोलन क्या हो जाएगा? बड़ी आंत का भाग हो जाएगा। बड़ी आंत का कितने भाग होते हैं? तो 2 भाग होते हैं। एक हो जाएगा कोलन, क्या हो जाएगा? कोलन हो जाएगा पहला, और दूसरा क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे भाई बहन दूसरा हो जाएगा इसका भाग मल द्वार। क्या हो जाएगा? मल द्वार। इस बात को क्या रखोगे? याद रखोगे, मल द्वार। इस बात को क्या रखोगे? याद रखोगे। तो बोलेगा छोटी आंत का कितने भाग होते हैं? तो 3 भाग। कौन कौन? डेडुनम, जेजुनम,
इलियम। सबसे ज्यादा भाग छोटी आंत में कौन सा होता है? तो इलियम का होता है, जहां पे पूर्ण रूप से हमारा भोजन पच जाता है। अब देखो ध्यान से, कोलन किसका भाग हो गया? तो बड़ी आंत का। बड़ी आंत कितने भाग होता है? तो 2 भाग होता है, पहला कोलन, दूसरा मल द्वार होता है। इस बात को क्या रखोगे? याद रखोगे। आप बोलेगा छोटी आंत बड़ा होता है या बड़ी आंत? तो आप लोगों को याद रखना, जो छोटी आंत बड़ी होती है, इसका लंबाई कितना होता है? तो देखो लगभग ये कितना होता है? तो 6 मीटर से लेकर 2.5 सेंटीमीटर तक का होता है कौन? बड़ी आंत। इस बात को याद रखोगे। चलो, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोलन। चलो अब अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। आप लोग पेशेंस बना के देखते रहिएगा भाई। देखो ध्यान से, अब क्या बोलना है? सो देखो ध्यान से बोलना है, इनमें कौन अवशेषी अंग है? देखो ध्यान से, अवशेषी अंग का हमारे शरीर में कोई कार्य नहीं बच चुका है। पहले कार्य था, लेकिन अब कोई कार्य नहीं बच चुका है। तो देखो इसमें यही बात पूछा गया है, जी इनमें कौन अवशेषी अंग है? अगर हमारे शरीर में अवशेषी अंग है, उसको हटा भी दीजिएगा तो हमारे शरीर में कोई प्रकार का तकलीफ नहीं आएगा। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे बोलना है इनमें कौन अवशेषी अंग है? तो इसका राइट आंसर होगा अपेंडिक्स। कौन सा हो जाएगा? अपेंडिक्स। अब देखो हम अपेंडिक्स दिखाते हैं हमारे शरीर में किस प्रकार से होता है। देखो ध्यान से, यहाँ पे मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को फिगर दिखाई पड़ता होगा। यहाँ पे देखो ये जो शरीर है, तो इस शरीर में यहाँ पे देखो ये बड़ी आंत है। ये जो देख रहे हो ये क्या है? बड़ी आंत गुजरा हुआ है। अब देखो बड़ी आंत में छोटा सा यहाँ पे लटकन टाइप का दिखाई पड़ रहा है। देख रहे हो? इस प्रकार का, इस प्रकार का देख रहे हो? देख रहे हो? इस प्रकार का। इसे ही क्या कहते हैं? तो इसे ही क्या कहते हैं? तो अपेंडिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? अपेंडिक्स कहते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, सो देखो गौर से, यहाँ पे बोल रहा है जो इनमें कौन अवशेषी अंग है? तो आप लोगों को याद रखना क्या? अपेंडिक्स। अगर इसको हटा भी दिया जाए शरीर से तो हमारे शरीर को कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। चलो अब अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मनुष्य में। क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है मनुष्य में। मनुष्य में पाचन की क्रिया प्रारंभ होती है। तो अभी बताए, मनुष्य में जो पाचन की क्रिया प्रारंभ कहाँ से? प्रारंभ मतलब शुरुआत कहाँ से हो जाता है? तो मुख गुहा से ही हो जाता है। तो इस बात को याद रखोगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुख गुहा। चलो अब अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं क्या बोल रहा है। देखो ध्यान से, बोल रहा है इनमें कौन, क्या बोल रहा है? इनमें कौन, इनमें कौन अमाशय, अमाशय का मतलब कहे तो क्या हो जाता है? पेट हो जाता है। इनमें कौन अमाशय ग्रंथि या जठर ग्रंथि का भाग नहीं है? बोलना है जो अमाशय ग्रंथि या जठर ग्रंथि का भाग नहीं है। तो देखो ध्यान से, म्यूकस कोशिकाएं ये भी हैं, जैमोजीन कोशिकाएं ये भी हैं, अम्लजन कोशिकाएं ये भी है, मूल पित्तवाहिनी ये नहीं है। किसका? अमाशय का भाग ये नहीं है, मूल पित्तवाहिनी। इस बात को क्या रखोगे? याद रखोगे। अब चलो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखो अगला ऑब्जेक्टिव क्या बोल रहा है? बोल रहा है इनमें, क्या बोल रहा है? बोल रहा है इनमें किस रचना के कारण मुख गुहा से भोजन श्वास नली में नहीं जा पाता है? तो क्या होता है हमारा जो ये देख रहे हो, ये जो देख रहे हो, इसके अंदर में क्या होता है? तो एपिग्लोटिस होता है। समझ में आ गया ना? इसी के कारण क्या होता है? इसके अंदर में ये जो देख रहे हो ये वाला भाग, इसके अंदर में एपिग्लोटिस होता है, जिसके कारण क्या होता है? जो हम जो भोजन खाते हैं वे सांस नली में नहीं जा पाता है, श्वास नली में नहीं जा पाता है। समझ में आ गया ना? अगर भोजन सांस नली में कभी कभी चला जाता है तो देखते हो व्यक्ति सड़क जाता है। समझ में आ गया ना? इसका मतलब क्या हो गया? भोजन सांस नली में चला गया। लेकिन यहाँ पे क्या बोलना है? इनमें किस रचना के कारण मुख गुहा से भोजन श्वास नली में नहीं जा पाता है? तो याद रखना किसके कारण? तो एपिग्लोटिस के कारण। चलो अब अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखो अगला ऑब्जेक्टिव क्या बोल रहा है। मुझे पता है कि आप लोग ऑब्जेक्टिव लगाते हो तो आप लोगों को लगता होगा सर कितना धीरे पढ़ाता है, लेकिन एक बात याद रखना बाबू, सफलता जो मिलता है वे धीरे धीरे चलने से मिलता है, रफ्तार से चलने से नहीं मिलता है। देखो रफ्तार चलने में बहुत सारे प्रकार का दिक्कत भी है। बोलोगे क्या सर दिक्कत है? तो साइकिल धीरे चलता है, आप लोग जानते हो, तो वहाँ पर एक्सीडेंट भी होगा कोई भी व्यक्ति तो उसको थोड़ा सा जुकाम होता है, चोट उट लगता है, ठीक भी हो जाता है जल्दी। लेकिन प्लेन बहुत फास्ट चलता है तो वहाँ पर जो एक्सीडेंट होता है तो मर ही जाता है। समझ में आ गया? तो कहने का मतलब ये है जितना रफ्तार चलोगे उतना रिस्क ज़्यादा है, और जितना धीरे धीरे चलोगे तो उतना रिस्क भी कम है और सफलता ज़्यादा मिलता है। क्या?
थोड़ा धीरे धीरे चलने से। तो ज़्यादा फास्ट चलने का प्रयास नहीं करो, आराम से पढ़ते जाओ और समझने का प्रयास कीजिए। देखो ध्यान से, यहाँ पे लिखा हुआ है जो छोटी आंत, छोटी आंत क्या लिखा हुआ है, छोटी आंत में भोजन का पाचन पूर्ण होने के बाद वह क्या कहलाता है। हम अभी बताएं, छोटी आंत में इलियम में, इलियम में छोटी आंत का तीसरा भाग इलियम है ना, तो इलियम में जो भोजन पूर्ण रूप से पच जाता है, छोटी आंत में पूर्ण रूप से पच जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, तो हम बताए थे अभी चैल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चैल कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चैल। क्या हो जाएगा, चैल हो जाएगा। इस बात को क्या रखोगे, याद रखोगे। चलो अब अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं क्या बोल रहा है। सो देखो मेरे प्यारे भाई बहन, यहाँ पे लिखा हुआ है जो निम्नांकित, क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है निम्नांकित किस रचना की मदद से अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है। तो आप लोगों को अभी बताए अमीबा में क्या होता है, तो कूटपाद होता है, उसके द्वारा क्या करता है, अपना भोजन को ग्रहण करता है। चलो अब अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। यहाँ पे बोल रहा है अगला ऑब्जेक्टिव क्या बोल रहा है, सो देखो ध्यान से। यहाँ पे बोल रहा है जो निम्नांकित में कौन अमीबा की पोषण प्रक्रियाओं में एक नहीं है। मतलब देखो अमीबा का जो पोषण प्रक्रिया होता है उसमें एक नहीं है। जैसे हम लोगों का जो पोषण प्रक्रिया होता है तो कैसे होता है, सबसे पहले भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं, तब पाचन होता है, तब अवशोषण होता है, तब स्वांगीकरण होता है, इसके बाद क्या होता है, मल द्वारा हमारा भोजन क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। हमारा भोजन का जितना भी अवशिष्ट होता है मल द्वारा बाहर निकल जाता है। अब देखो ध्यान से, तो अमीबा में क्या होता है, अमीबा क्या करता है, ये जो इस प्रकार का भी आकार दिखाए, ये अमीबा क्या करता है, तो अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण करता है। समझ में आ गया। इसके बाद अमीबा भोजन का क्या करता है, पाचन करता है। इसके बाद अमीबा भोजन का क्या करता है, बहिष्करण करता है, लेकिन उसमें अपघटन नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो अपघटन हो जाएगा। इस बात को क्या रखोगे भाई, याद रखोगे। समझ में आ गया ना। अरे अरे भाई इधर देखो, इधर देखो, तेरा ध्यान किधर है रे मेरा हीरो इधर है। समझ में आ गया ना। इसी को पढ़ना है भाई, तब आपको नंबर मिलेगा भाई। ध्यान उधर उधर नहीं भटकना है, इधर देखते रहो क्लास को। एनर्जेटिक एवं ऊर्जावान में अब खत्म ही होने वाला है क्लास। देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बाबू, देखो ध्यान से, लिखा हुआ है अमीबा में भोजन का पाचन किस अंगक में होता है। बोलना अमीबा जो भोजन खाता है तो उसका कौन सा अंग है जिसमें भोजन का पाचन हो जाता है। तो आप लोगों को याद रखना, ये भोजन रसधानी में हो जाता है। अमीबा में भोजन रसधानी पाया जाता है, उसमें क्या हो जाता है, अमीबा में भोजन का पाचन किस अंगक में होता है, तो भोजन रसधानी में हो जाता है। चलो अब अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं क्या बोल रहा है। सो देखो ध्यान से, यहाँ पे बोल रहा है अगला ऑब्जेक्टिव जो पैरामीशियम, अभी बताए हैं पैरामीशियम जो एक कोशिकीय जीव है। बोल रहा है यहाँ पे पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण शरीर की किस रचना से होता है। तो देखो ध्यान से, जो पैरामीशियम में अभी हम बता दिए हैं कोशिका मुख से होता है। किससे होता है, कोशिका मुख से होता है। आप लोगों को दिखा भी देते हैं। देखो ध्यान से, यहाँ पे हम पैरामीशियम का इमेज लिया है, आप लोगों को दिखाई पड़ता होगा मुझे उम्मीद है। देखो ध्यान से, पैरामीशियम में इस प्रकार का कांटे आकार का जो देख रहे हो, कांटे आकार का, ये पैरामीशियम का प्रचलन अंग कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रचलन अंग। तो बोलेगा पैरामीशियम का प्रचलन अंग किसे कहा जाता है, तो सीलिया को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, सीलिया को कहा जाता है। अब देखो भोजन का कुछ कण यहाँ पे दिखाई पड़ता होगा, आप लोगों को नहीं दिखाई पड़ता होगा तो हम कलर ले लेते हैं इसको दिखाने के लिए। देखो यहाँ पे भोजन का कुछ कण आप लोगों को यहाँ पे दिखाई पड़ता होगा। आप देखो यहीं पर देखोगे, यहीं पर गौर से देखोगे तो क्या दिखाई पड़ता है, इस प्रकार का शेप आप लोगों को दिखाई पड़ता है। यहाँ पे देखो इस प्रकार का शेप दिखाई पड़ता है। और इसमें देखो इसको क्या होता है, तो कोशिका मुख या इसे क्या कहा जाता है, तो साइटोस्टोम भी कहा जाता है। और अमीबा में तो बोलेगा अमीबा में भोजन का जो अंतर्ग्रहण होता है किसके द्वारा होता है, तो कोशिका मुख के द्वारा होता है। और अमीबा का आकार क्या होता है, निश्चित होता है। जैसे माफ करना, पैरामीशियम का जो आकार होता है वे क्या होता है, निश्चित होता है। और ये जो पैरामीशियम है, पैरामीशियम में ही क्या होता है, ये प्रचलन अंगक किसे कहा जाता है, तो सीलिया को कहा जाता है। अगर अमीबा कहा गया तो थोड़ा गलती हो गया, माफ करना। अब देखो ध्यान से, अमीबा में जो क्या होगा, जो भोजन का अंतर्ग्रहण होता है किसके द्वारा होता है, तो कोशिका मुख द्वारा होता है। किस में, तो पैरामीशियम में, अमीबा में नहीं, किस में, पैरामीशियम में। इस बात को याद रखना है, ठीक ना। तो यही है, देखो पैरामीशियम में भी क्या होता है, तो भोजन रसधानी का निर्माण होता है। और इसके बाद पैरामीशियम में भी भोजन रसधानी पाया जाता है। तो इस बात को याद रखना, यही है पैरामीशियम का इमेज। चलो अब अगला ऑब्जेक्टिव आप लोगों को दिखाते हैं। देखो ध्यान से, बोला
अब क्या बोल रहा है, जो अमीबा में पोषण की किस प्रक्रिया को नीचे दिए गए चित्र में दर्शाया गया है। तो नीचे दिए गए पहले चित्र को हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो, बोलना है इसमें जो चित्र दिया गया है क ख ग घ, तो इसमें किस पोषण को दर्शाया गया है। तो देखते हैं हम ऑब्जेक्टिव, चलिए यहाँ पे हम थोड़ा देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव को। यहाँ पे तो देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो बोल रहा है जो अमीबा में, क्या बोल रहा है, अमीबा में पोषण की किस प्रक्रिया को नीचे दिए गए चित्र में दर्शाया गया है। तो आप लोगों को ये बात याद रखना, किस प्रक्रिया को दर्शाया गया है यहाँ पे। तो आप लोग देख रहे हो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो बहिष्करण हो रहा है। क्या हो रहा है, बहिष्करण हो रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बहिष्करण। आप देखो ध्यान से बोल रहा है, जो यहाँ पर देखो अगला ऑब्जेक्टिव क्या बोल रहा है, जो यहाँ पे मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी होती है। मनुष्य का जो आहार नाल होता है उसका लंबाई कितने होता है। मनुष्य का आहार नाल यहाँ से लेकर और पूरा गुदा तक क्या होता है, पहुंचा रहता है, यहाँ तक फैला रहता है। तो उसका लंबाई कितना होता है, तो इसका जो लंबाई होता है ये होता है 8 से 10 मीटर। कितना होता है, 8 से 10 मीटर। बताओ 1 मीटर इतना बड़ा होता है। सोचो इतना बड़ा 8 से 10 मीटर हमारे शरीर में आहारनाल का लंबाई होता है। सोचो कैसे कैसे आहारनाल गुजरा होगा हमारे शरीर से, सोच लो भाई। चलो देखो ध्यान से, तो बोला मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी होती है। तो आप लोगों को याद रखना 8 से 10 मीटर होती है। चलो अब देखो अगला क्या बोल रहा है। सो देखो अगला ऑब्जेक्टिव यहाँ पे बोल रहा है मनुष्य को, क्या बोल रहा है, तो बोल रहा है मनुष्य को, यहाँ पे बोल रहा है मनुष्य को भोजन के विभिन्न स्वादों का ज्ञान निम्नलिखित किस रचना की मदद से होता है। तो आप लोगों को बोले मनुष्य का जो मुख गुहा होता है, मुख गुहा में दांत पाया जाता है और इसमें क्या पाया जाता है, तो जीभ पाया जाता है। क्या पाया जाता है, जीभ पाया जाता है। क्या पाया जाता है, तो जीभ पाया जाता है। इस जीभ में क्या होता है, आप लोग जीभ को देखोगे तो उसमें क्या होता है, इस वाले भाग पर, इस वाले भाग पे, ये वाला भाग दिखाई पड़ रहा ना, ये वाला भाग देखो हम दिखा देते हैं इमेज में। ये वाला भाग जीभ पर क्या होता है, अंकुर पाया जाता है। क्या उपस्थित होता है, अंकुर पाया जाता है। इस अंकुर को ही क्या कहा जाता है, तो इस अंकुर को स्वाद कलियां कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वाद कलियां कहा जाता है। स्वाद कलियां कहा जाता है। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे बोल रहा है जो जीभ में क्या होता है, अंकुर उपस्थित होता है, जिसे क्या कहा जाता है, स्वाद कलियां कहा जाता है। तो यहाँ पे बोल रहा है मनुष्य को भोजन के विभिन्न स्वादों का ज्ञान निम्नलिखित किस रचना की मदद से होता है। तो हमारे मुख गुहा में जीभ पाया जाता है, जिस पर अंकुर पाया जाता है, बुनका बुनका टैप का, जिसे हम स्वाद कलियां कहते हैं। तो स्वाद कलियां के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, स्वाद कलियों से। किसके द्वारा होता है, स्वाद कलियों से। स्वाद कलियों से पता लगता है जो भोजन खट्टा है, कड़वा है, तीखा है, मीठा है। समझ में आ गया ना। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे हम इमेज से आप लोगों को दिखा देते हैं किस प्रकार का होता है स्वाद कलियां। ये जो देख रहे हो ये क्या है, जीभ है। मनुष्य का क्या है, जीभ है। अब देखो इस पर जीभ पर देखो ये अंकुर टाइप का दिखाई पड़ रहा है। ये जो अंकुर टाइप का दिखाई पड़ रहा है, बुनका 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 बुनका, इसे ही क्या कहते हैं, तो इसे ही हम स्वाद कलियां कहते हैं। क्या कहते हैं, तो स्वाद कलियां कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वाद कलियां। स्वाद कलियां कहा जाता है। इस बात को क्या रखोगे, याद रखना है। चलो मुझे उम्मीद है कि ये आप लोग समझ गए होंगे। अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखो बोला है दांतों की अच्छी प्रकार से सफाई नहीं करने पर, दांतों की अच्छी प्रकार से सफाई नहीं करने पर दांतों पर बनने वाली एक अस्थाई परत को क्या कहलाता है। देखो ध्यान से, तो दांतों को अच्छी तरह से सफाई नहीं करोगे, ये मान लो दांत है, देख रहे हो ना भाई, ये सब क्या है, दांत है। अगर दांत को अच्छी तरह से सफाई नहीं करोगे तो इस प्रकार का काले काले परत बन जाता है। इस प्रकार का देखो परत बन जाता है, इस प्रकार का परत बन जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो यहाँ पे देखो इसका राइट आंसर यहाँ पे दिखाई पड़ रहा होगा, इसको दंत पलांग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दंत पलांग कहा जाता है। इसीलिए भाई दांतों को अच्छी तरह से सुरक्षित रखना है, नहीं तो क्या हो जाएगा, जो भूजा नहीं खा सकते हो, भूजा खाओगे तो क्या हो जाएगा, दांत काम ही नहीं करेगा। इसीलिए क्या करना है, जो दांत को अच्छी तरह से सुरक्षित रखना है। इस बात को क्या रखना है, याद रखना है। चलो अब अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं क्या बोल रहा है भाई। सो देखो ध्यान से, बोल रहा है यहाँ पे जो इनमें कौन मनुष्य के, क्या बोल रहा है, देखो
इनमें क्या लिखा हुआ है, इनमें कौन मनुष्य के मुख गुहा में पाई जाने वाली लार ग्रंथि नहीं है। हम बोले लार ग्रंथि कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं, पेरिट्वीड, पेरोटिड लार ग्रंथि, दूसरा क्या होता है तो सब मेडिबुलर लार ग्रंथि, तीसरा क्या होता है सब लिंगुअल लार ग्रंथि। तो यहाँ पे देखो बोला इनमें कौन मनुष्य के मुख गुहा में पाई जाने वाली लार ग्रंथि नहीं है। तो देखो पेरोटिड तो है, इसके बाद सब मैंडिबुलर तो है, इसके बाद क्या सब लिंगुअल तो है, लेकिन अग्नाशय नहीं है, अग्नाशय नहीं है। इस बात को क्या रखोगे, याद रखोगे, अग्नाशय नहीं है। चलो अब अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखो यहाँ पे अगला ऑब्जेक्टिव क्या बोल रहा है, सो देखो बोल रहा आहार नाल में कर्मा कुंचन कुंचन, आहार नाल में कर्मा कुंचन को दर्शाने वाले चित्र में चिन्हित स्थान किस प्रक्रिया को दर्शाता है। तो देखो हम सबसे पहले चित्र को हम देख लेते हैं, फिगर को देखो ध्यान से। यहाँ पे भोजन को क्या कर रहा है, जो आहार नाल के द्वारा क्या हो रहा है, नीचे की तरफ धकेल रहा है, दबाया जा रहा है प्रेशर के माध्यम से। देख रहे हो भोजन किस प्रकार से धकेला जा रहा है, देख रहे हो यहाँ पे। देखो यहाँ पे आप लोगों को दिखाते हैं जो भोजन किस प्रकार से यहाँ पे दर्शाया गया है। सो देखो किस प्रकार से धकेला जा रहा है, देखो आहार नाल में भोजन को किस प्रकार से धकेला जा रहा है। सो देख रहे हो। अब देखो ध्यान से यहाँ पे क्या बोल रहा है, सो देखो यहाँ पे बोल रहा है जो आहार नाल में कर्मांक कुंचन को दर्शाने वाले चित्र में चिन्हित स्थान किस प्रक्रिया को दर्शाता है। तो आप लोगों को याद रखना ये किस प्रक्रिया को दर्शाता है, तो संकुचन को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, संकुचन को दर्शाता है। इस बात को क्या रखना है, याद रखना है भाई। सारे ऑब्जेक्टिव को देख देख के याद रखना है। अगर एक बार में नहीं समझ आए तो वीडियो को 2 बार देखना है, समझ में आ गया ना, लेकिन सब कुछ को याद कर लेना है भाई। चलो अगला ऑब्जेक्टिव देखो क्या बोल रहा है, बोल रहा है आमाशय। आमाशय का मतलब क्या होता है, पेट। आमाशय की भीतरी दीवार पर किस प्रकार की कोशिकाओं का स्तर होता है। तो याद रखना स्तंभाकार एपिथेलियम कोशिका। किस प्रकार का कोशिकाओं का स्तर होता है, तो स्तंभाकार एपिथेलियम कोशिका। देखो कोशिका खाली गोलाकार ही नहीं होता है, वह वर्गाकार भी होता है, वह स्तंभाकार भी होता है। इस बात को क्या रखना है, याद रखना है भाई। देखो ध्यान से। अब अगला ऑब्जेक्टिव क्या बोल रहा है, सो देखो अगला ऑब्जेक्टिव यहाँ पे बोल रहा है आमाशय की दीवार में, क्या बोल रहा है, आमाशय की दीवार में। आमाशय का मतलब क्या, पेट। बोल रहा है आमाशय, आमाशय की दीवार में होने वाला घाव, आमाशय की दीवार में होने वाले घाव यानी पेप्टिक अल्सर निम्नलिखित में से किसके अत्यधिक शराब से हो सकता है। तो आप लोगों को याद रखना है ये अत्यधिक किसके शराब से हो जाता है, तो अम्लीय शराब से हो जाता है। किसके शराब से, अम्लीय शराब से। देखो आमाशय की दीवार में जो पेप्टिक अल्सर क्यों होता है, लंबे समय तक अगर भूखे रह जाओगे तो क्या हो जाता है, पेप्टिक अल्सर होने का संभावना बढ़ जाता है। तो बोलेगा पेप्टिक अल्सर क्यों हो जाता है, तो ये इसीलिए हो जाता है क्योंकि हम लंबे समय तक भूखे रह जाएंगे तो हमारे शरीर में क्या हो जाएगा, पेप्टिक अल्सर हो जाता है। अब देखो ध्यान से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आमाशय की दीवार में होने वाले घाव पेप्टिक अल्सर निम्नलिखित में से किसके अत्यधिक शराब से हो सकता है भाई, तो बताओ अम्लीय शराब से। इस बात को क्या रखना है, याद रखना है। चलो भाई अब अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं क्या बोल रहा है। तो देखो अगला ऑब्जेक्टिव खत्म ही होने वाला है भाई, अब इंतजार का घड़ी हो चुका है समाप्त। समझ में आ गया भाई। देखो ध्यान से, यहाँ पे लिखा हुआ है इनमें कौन वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदलता है। इनमें कौन वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदलता है, तो आप लोगों को याद रखना ये कौन बदलता है, तो लाइपेस बदलता है। कौन बदल देता है, लाइपेस बदल देता है। चलो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं भाई। देखो अगला ऑब्जेक्टिव क्या बोल रहा है, सो देखो देखो बोला मानव आहार नाल के, क्या बोल रहा है, तो यहाँ पे बोल रहा है मानव आहार नाल, क्या बोल रहा है, मानव आहार नाल के किस भाग की लंबाई सबसे अधिक होती है। तो अभी बताया मानव आहार नाल के किस भाग की लंबाई सबसे अधिक होती है, तो अभी तो बताया आप लोगों को छोटी आंत का। किस भाग का, छोटी आंत का। तो छोटी आंत इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा कितना, तो 6 सेंटीमीटर नहीं 6 मीटर से, 6 मीटर से कितना 2.5 सेंटीमीटर का होता है। और आहार नाल का कुल लंबाई कितना होता है, तो आप लोग अभी देखें लगभग 8 से 10 मीटर का होता है। अब बताओ इतना 6 मीटर तक का खाली छोटी आंत हो जाता है, तो सोच सकते हो जो कितना बड़ा छोटी आंत होता है। अब देखो ध्यान से अगला ऑब्जेक्टिव क्या बोल रहा है, सो देखो ध्यान से भाई क्या बोल रहा है अगला ऑब्जेक्टिव, बोला मानव शरीर की,
क्या बोल रहा है? तो बोल रहे हैं मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? तो देखो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि बोले तो लीवर होता है। क्या होता है? लीवर, जिसे क्या कहा जाता है? यकृत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यकृत, हिंदी में कहे तो यकृत कहा जाता है। इसका वजन कितना होता है सो जानते हो? इसका वजन होता है लगभग में 1.5 kg। इसका वेट कितना होता है? 1.5 kg। किसका? यकृत का, जिसे क्या बोला जाता है? लीवर भी बोला जाता है। इस बात को क्या रखोगे? याद रखोगे। जिसे क्या बोला जाता है? लीवर बोला जाता है। तो लीवर का वजन कितना होता है? 1.5 kg। अब देखो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? तो आप लोगों को याद रखना, किसको कहते हैं? तो यकृत को कहते हैं। भाई यकृत कहाँ होता है? तो उदर का इस दाहिने साइड में, उदर के ऊपरी भाग में यकृत होता है। मतलब यहाँ पे उदर के ऊपरी भाग में यहाँ पे यकृत पाया जाता है, जो मानव शरीर का क्या है? तो सबसे बड़ी ग्रंथि है। समझ में आ गया ना? अरे एक व्यक्ति को देखे, उस व्यक्ति को हम पढ़ा रहे थे, उस बच्चे को, और देखे उसको बोले अरे भाई, वे लड़की था, उसको बोले अगर कोई तुम्हें पकड़ ले, समझ में आ गया ना, और तुम्हें अगर छुरा बोले जो कहाँ मारना है, तो लीवर में मार देगा, तो फिर तो क्या हो जाएगा? लीवर को ऐसा सिस्टम है जो वे क्या कर लेगा? जो वे ठीक कर लेता है। लीवर क्या करता है? लीवर में ऐसा गुण होता है जो लीवर में अगर छुरा भी लग जाए ना तो ये ठीक हो जाएगा। समझ में आ गया ना? वे ठीक हो जाता है, अपना कवर कर लेता है। तो उसको बोले जो अगर कोई बोले जो तुम्हें छुरा मारेंगे तो किस साइड में बोलोगे मारने के लिए? तो दाहिने साइड में लीवर पाया जाता है। दाहिना साइड में मरवाओगे या बायां साइड में? तो भाई बायां साइड में मरवाओगे तो मर ही जाओगे, लेकिन दायां साइड में मरवाओगे तो यहाँ पे मरवाओगे तो लीवर में अगर लग गया तो उसका काम क्या है? ठीक करना। तो वे क्या कर लेता है? अपना ठीक कर लेता है। तो किस भाग में मरवाओगे? तो ये बोल रहा है कि तब तो हम दायां साइड में ही मरवाएंगे सर। तो हम बोले कि अरे भाई दायां साइड में भी क्यों मराने का जरूरत है भाई? बोलोगे हमें कहीं नहीं मरवाना है। समझ में आ गया ना बाबू? तो ये सब नहीं सोचना है जो भाई दाहिने साइड में मार दो। समझ में आ गया ना? अरे भाई तू क्यों मारोगे मुझे? अब देखो ध्यान से, यहाँ पे लिखा हुआ है जो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या हो जाता है? तो यकृत हो जाता है। इस बात को याद रखना। इसे लीवर भी कहा जाता है। इसका वजन कितना होता है? तो 1.5 kg होता है। तो यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब देखो यहाँ पे इमेज से हम समझाने का प्रयास करते हैं, आप लोगों को देख सकते हो कुछ इस प्रकार से। ये जो लाल कलर का दिखाई पड़ रहा है भाई, यहाँ पे देखो दिखाई पड़ रहा है लाल कलर का, ये जो देख रहे हो यही क्या है? मेरा लीवर है। क्या है? लीवर है, यानी यकृत है। इस बात को क्या रखोगे? याद रखोगे। यही क्या है? यकृत है। इस बात को याद रखना है। चलो देख लिया आप लोग। तो यही सबसे हमारे शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है। चलो अब अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। और एक बात बताइए, सबसे लास्ट ऑब्जेक्टिव है ये। सबसे क्या है? लास्ट ऑब्जेक्टिव है। तो चलो देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर हो सकता है। देखो ये 2025 में फर्स्ट शिफ्ट में, किसमें? फर्स्ट शिफ्ट में ये पूछा हुआ था। फर्स्ट शिफ्ट में ये पूछा हुआ था साइंस में, जो पेप्टिक अल्सर हो सकता है। तो देखो कम भोजन खाने से, सामान्य भोजन खाने से, कि लंबे समय तक भूखे रहने से। तो देखो लंबे समय तक अगर भूखे रहोगे तो क्या हो जाएगा? पेप्टिक अल्सर हो जाएगा। समझ में आ गया ना? तो ये पूछा भी हुआ था, तो इसको क्या कर लेना है? याद कर लेना है। 2025 का क्वेश्चन पेपर फर्स्ट शिफ्ट में पूछा हुआ था, जो पेप्टिक अल्सर हो सकता है तो क्या? लंबे समय तक भूखे रहने से। इस बात को क्या रखना है? याद रखना है। अब जय प्रक्रम का पहला चैप्टर क्या हो चुका है? तो समाप्त हो चुका है। अब इंतजार का घड़ी क्या हो गया? तो समाप्त हो गया आप लोगों को। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। और मेरे प्यारे भाई बहन, अगर मुझसे इसमें जो भी गलती हुआ होगा उसके लिए मैं माफ करना आप लोग, और मैं माफी चाहता हूं। और जो भी गलती हुआ होगा तो कमेंट जरा कर देना। उस गलती को हम लोग क्या करेंगे? सुधार करेंगे, हम सुधार करेंगे। इस बात को याद रखना। और अगर मेरा वीडियो से आपको 1% भी कुछ नया मिला या कुछ भी सीखने को मिला तो मेरे चैनल को, मेरे प्यारे भाई बहन, सब्सक्राइब कर लेना और लाइक भी कर देना। और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर देना। अगर आप लोग कमेंट करोगे तो ये जो पीपीटी है, ये जो पीडीएफ है, ये भी आप लोगों को क्या कर दिया जाएगा? सेंड कर दिया जाएगा। तो आप लोगों को इस बात को क्या रखना है? याद रखना है। अगर मेरा पढ़ाने का तरीका भी अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को थोड़ा सपोर्ट करना। आप लोगों के लिए इतना मेहनत करते हैं, तो आप लोगों को लिए इतना मेहनत करते हैं, तो आप लोग भी तो कुछ मेरे लिए मेहनत करोगे। तो कुछ नहीं करना है भाई, बस मेरे चैनल को लाइक कर देना है, सब्सक्राइब कर देना है, और हो सके तो शेयर कर देना है। तो
एक चैप्टर का बस इतना ही पढ़ना है आप लोगों को और इसको पूरा अच्छा से अभी से तैयार कर लेना है भाई। पहले से ही क्या करना है, जो युद्ध लड़ने से पहले ही प्रैक्टिस किया जाता है, तो इसीलिए अभी आप लोगों का प्रैक्टिस चल रहा है। तो बार बार इस वीडियो को देखना है और पूरा प्रैक्टिस कर लेना है। तो जय